क्या पासवर्ड है? शिवाजी बात कितनी बैठे गैप होते थे बैठे हुए बीच में ब्रेक है 2:30 to 3:30 ब्रेक है यहीं बैठना यहीं बैठ जब मैम आएंगे फिर जाना मैं चली जाऊँगी यहीं बैठ जाऊँगी कोई चक्कर नहीं यहाँ पे सारा चलो लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर बातें नहीं करूँगी आज फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इससे इजी चैप्टर कोई नहीं होता उसका कारण ये है कि बहुत छोटा चैप्टर है और सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद होना है और फिर न्यूमेरिकल हो जाए ठीक है तो विद इन 4 to 5 days दिस चैप्टर कैन बी कंप्लीटेड अगर तुम रात रोज कि रोज जो न्यूमेरिकल तुम भी कर लोगे नो डाउट अगर तुम्हें एक बार के लिए लगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए रिवीजन तो 36 बार फिर होनी ही होनी है ना। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो कहते हैं कि पहले साइंस को ये जानना था कि क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है ना। जब साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करा तो उनको इस बात की दिलचस्पी होती थी कि कैसे पता लगेगा कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं तुम्हें बोलूँ कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करके आना है इज इट फिजिबल यस तुम कहोगे कि हम मार्केट से जाके ग्रेफाइट को ले आए और उसको तुम डायमंड में कन्वर्ट करने लग जाओ पहले तुम चेक करना चाहोगे कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल भी है। अब इसका आंसर कौन देता है थर्मोडायनेमिक्स लेकिन ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। अब अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात सुनकर ग्रेफाइट खरीद कर ले आओ और तुम सोचो कि हाँ मैं इसको डायमंड में कन्वर्ट कर लूँगा और एक डायमंड का बिजनेस शुरू कर लूँगा। रियलिटी ये है कि ग्रेफाइट डायमंड में बदल तो सकती है बट ये रिएक्शन इतनी स्लो है कि ये इतने 100 ईयर्स ले लेगी। तो अगर आज के डेट में आप ग्रेफाइट को ले आओगे थर्मोडायनेमिक्स की बात मानकर तो आपकी कई पीढ़ियां अगर चली जाएंगी तब तक भी वो डायमंड में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि साइंटिस्ट को लगा कि थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच हमें ये तो बताती है कि रिएक्शन पॉसिबल है या पर स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती जबकि स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी तो होनी ज़रूरी है। अब थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि ठीक है ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड और अगर तुमने सोचा कि थर्मोडायनेमिक्स बोल रही है कि ग्रेफाइट को डायमंड में करना पॉसिबल है तुमने स्पीड के बारे में सोचा ही नहीं तुम तो ग्रेफाइट खरीद के डायमंड में कन्वर्ट करने लग गए तुम्हारी इतनी पीढ़ियाँ चलेगी वो तो डायमंड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो यानी कि साइंटिस्ट को लगा कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होनी चाहिए जो हमें रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बताए। किसके बारे में बताएं? क्योंकि अकेली थर्मोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। सिर्फ इतना पता होना कि रिएक्शन फिजिबल है काफ़ी नहीं है। ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो विथ व्हाट स्पीड, इज इट स्लो, इज इट फास्ट, इज इट मॉडरेट। ओके तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स दिस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करेगी स्पीड ऑफ रिएक्शन से। किससे डील करेगी? यानी कि इनडायरेक्टली टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम क्योंकि हर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। कई रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही कहाँ चली जाती हैं? इक्विलिब्रियम में। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में चलेगी तो जितने प्रोडक्ट मिलने हैं उतने ही मिलेंगे। तो यानी कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बोलो? केमिकल एंड इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज गोइंग टू डील विद द स्पीड ऑफ अ यानी कि अपने चीज अगर स्पीड के बारे में डील करें यानी कि हमें क्या बताएगी? टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच द या सिंपल लिख देना टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओके अब आगे चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स। स्पीड को रेट भी बोलते हैं। मतलब मैं बहुत बार जो वर्ड यूज करूंगी वो रेट वर्ड यूज करूंगी। क्या वर्ड यूज करूंगी? रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग
स्पीड। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि इससे पहले हम स्पीड निकालनी सीखें या न्यूमेरिकल्स पर आएँ, हमें ये पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन द स्पीड हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन रहते हैं। बेस्ड ऑन द स्पीड हमारे पास कितनी तरह की रिएक्शन होती हैं हर्ष? 3। या तो वेरी फास्ट रिएक्शन होगी जो इंस्टेंटेनियसली हो जाती है। अभी तुमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट डाले नहीं और प्रोडक्ट बन गए, जैसे पीपीटीज होती हैं। अभी आपने 2 रिएक्टेंट मिक्स करते हो, अभी तुम टेस्ट ट्यूब को हिलाते ही हो, फटाफट पीपीटी बन जाती है ना। वो कौन सी रिएक्शन होती है जो इतनी जल्दी हो जाती है, जो आयंस इन्वॉल्व करती हैं, जैसे Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, AgNO3 Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनमें कोई बॉन्ड तो टूटने नहीं है, फटाफट Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे AgCl की वाइट पीपीटी बनेगी, रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल वो ये आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। किसी भी टॉपिक को हमें ये समझना चाहिए यार ये क्या, ये कुछ पूछेंगे, पूछ सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो पहले तुम लिखोगे कि ऑल द आयनिक रिएक्शंस कम अंडर वेरी फास्ट रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? फास्ट रिएक्शन में, क्योंकि उनमें कोई एक्चुअली बॉन्ड में ब्रेक नहीं करना होता। वो आप पहले ही पानी में जाएंगे, वो आयंस में टूटे होंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट एंड नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। और एक एग्जांपल हमेशा बाय हार्ट लर्न कर लो, दैट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव रिएक्ट्स विद NaCl टू फॉर्म जो कि कौन सी कलर की प्रेसिपिटेट होता है? वाइट कलर का, और साथ में वाइट कलर का निकलता है NaNO। One example of each category should be learned by your heart because you can be asked one example. Give one example of a very fast reaction. बाइबल में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है वेरी स्लो रिएक्शन। घर में तुम कोई लोहे का ऑब्जेक्ट लेकर आए, घर में तुम लोहे का कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, अगले दिन कब लग जाती है? टाइम लगता है। इट टेक मंथ्स, इट टेक डेज। तो ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरीज में आती है? वेरी स्लो। रिएक्शन तो हो रही है पर पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। बहुत धीरे धीरे हो रही है कि हमें कुछ डेज बाद, कुछ मंथ्स के बाद हमें रिजल्ट दिखता है। एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी स्लो। नहीं, ग्रेफाइट तो डायमंड तो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि हम मानते ही नहीं वो रिएक्शन हो भी रही है। ये मेरी बात सुनो ना, तुम एक रिएक्शन करनी चालू कर रहे हो, सॉरी कोई भी चालू कर रहा, वो बंदा मर गया, उसके बाद उसके आगे बच्चे मर गए, उसके बाद उनकी आगे वाली पीढ़ियाँ, तब तक वो रिएक्शन, इतनी देर तो कोई रिएक्शन कंटिन्यू ही नहीं रखेगा। सो ऐसे रिएक्शन को तो हम फिजिबल होकर भी मानते ही नहीं है कि वो फिजिबल है। तो ऐसी रिएक्शन को हम वेरी स्लो रिएक्शन में डालेंगे, ग्रेफाइट टू डायमंड, क्योंकि दो इट इज़ फिजिबल बट वो रिएक्शन को स्लो या फास्ट डिक्लेयर करने के लिए हम भी नहीं जिंदा बचेंगे। तो फिर उस रिएक्शन का कोई भी पता कैसे लगा कि बन ही रहा है? बन के देखा नहीं। देखो थर्मोडायनेमिक्स में सच में नहीं बना के देखना होता। थर्मोडायनेमिक्स में तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं और कंडीशन के हिसाब से अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम बोल देते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है। तो असल में ग्रेफाइट में कभी डायमंड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, बट थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगा के वो रिएक्शन क्या निकल के आती है? फिजिबल। फिर साइंटिस्ट ने कभी उसको करके क्यों नहीं देखा? क्योंकि असल में उस रिएक्शन को करने की कोशिश करी तो वो कभी कंप्लीट हुई नहीं। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि थर्मोडायनेमिक्स जरूर कहती है कि ये रिएक्शन क्या है, पर रियलिटी में कभी भी फिजिबल। और मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, तुम घर में कोई चीज़ बना लो, तुम केक बना लो और तुम्हें केक बनाने के लिए आधा पौना घंटा 2 घंटा मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बाद भी केक उतना अच्छा नहीं बना, तुम क्या प्रेफर करोगे? यार बना बनाया ले आता हूँ। अब साइंटिस्ट को जब बना बनाया हीरा मिल रहा है, वो वहाँ से डायमंड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या कि ज़बरदस्ती ग्रेफाइट ला के उसको डायमंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो असल में इतना तुम्हारी एनर्जी और इतने रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेगा कि अगर वो डायमंड में कन्वर्ट हो भी गया तो वो खरीदने लायक ही नहीं बचेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी सो मच एक्सपेंसिव। तो ऐसी रिएक्शंस जो होकर भी हमारा टाइम ज़्यादा लेती हैं या रिसोर्सेज ज़्यादा लेती हैं, वो कोई करता ही नहीं है। अगर हम घर पे ही कोई चीज़ बनाते हैं, अगर वो हमारी एनर्जी या समोसे हैं घर में बनाने को बनाने को बनाते हैं समोसे, क्यों नहीं बनाते? किसको होगा कि हम 4 घंटे मैदा करेंगे, आलू बनाएंगे, ये करेंगे, उससे अच्छा 5-6
प्रैक्टिकली वही चीज़ें करती हैं जो गिवन कंडीशंस में टाइम भी कम कंज्यूम करें, एनर्जी भी कम कंज्यूम करें और हमें प्रोडक्ट भी मिल जाए, है ना। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हाँ रिएक्शन तो फास्ट ही होगी, बट ये कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगी, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होगी। स्ट्रॉन्ग और वीक का तो स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, स्ट्रॉन्ग और वीक का लेना होता है। स्ट्रॉन्ग कम्प्लीटली डिसोशिएट होती है तो 100% प्रोडक्ट मिलते हैं, वीक होते ही फास्ट है बट जल्दी से क्या रीच हो जाता है, इक्विलिब्रियम। हाँ जी चले आगे। जो रियल जो डायमंड मिल रहा है अब करते चले वो क्यों मिल रहा है? यार पहले तो वो एक स्टोन की फॉर्म में ही होता है, तो ऐसे चमकते हुए हीरे थोड़ा होते हैं, फिर वो उसको हीरा कहते हैं ना कि जितना उस पत्थर को तराशते हैं वो उतना ही किसमें कन्वर्ट होता है, हीरे में, डायमंड। तो डायमंड के लिए तो वो उसकी शार्पनेस और वो सब उसके ऊपर वो करी जाती है ना, कन्वर्ट करने के लिए होता तो वो स्टोन की फॉर्म में ही है, पत्थर की फॉर्म में ही होता है। अच्छा फ्लो मॉडरेटली फ्लो कौन सी होती है, जितनी भी कोवलेंट, जितनी भी कौन सी रिएक्शन होती है कोवलेंट बॉन्ड वाली, जैसे तुमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है बायोमोलिक्यूल में, सुक्रोज चेंजेस टू ग्लूकोज एंड ये ना तो बहुत फास्ट होगी ना तो बहुत स्लो, इट विल टेक सम मिनट्स टू आवर्स, इट विल टेक सम मिनट्स टू और वेरी स्लो विल टेक फ्रॉम डे टू ईयर तक डे टू months और very fast reaction they take place instantaneously, they take place मतलब तुमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट डाले नहीं और क्या बन गए जस्ट इन पीस। ये तो एक बहुत स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, रेस्ट इन पीस नहीं है, रस्ट इन पीस, हाँ ये तुम तो जो कि रेस्ट इन पीस किसी को मारना नहीं है। ये आने की एक्शन है, ये देखो ये ग्रेफाइट, ये है हमारे पास ग्रेफाइट जो किसमें चेंज हो रहा है, नहीं होती है कैटलिस्ट का भी इतना इफेक्ट होगा। अच्छा ये भी तुमने देखा होगा ना कि कभी भी हमारे घर में कोई ड्राई केक्स वगैरह पड़े होते हैं, अगर हम बाहर रख देते हैं तो उनमें क्या बननी शुरू हो जाती है, क्या बोलते हैं घर में कि उंगली लग गई है ना, कहते हैं ना वाइट वाइट सी कॉटन जैसी दिखती है। तो वो बेसिकली क्या है कि इसमें हम क्या कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर हम वही केक फ्रिज में रख दें तो वो ठीक रहते हैं, यानी कि इससे तुम्हें क्या टेम्परेचर का इफेक्ट, कोई भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर फास्ट होती है। अब गर्मियों में चीज़ें जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है हाई, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होती है, एल्गी की ग्रोथ क्या होती है जल्दी होती है, इसलिए चीज़ें जल्दी क्या हो जाती हैं खराब। और वो खराब ना हो तो वी प्रेफर टू स्टोर देम इन रेफ्रिजरेटर, नो डाउट फ्रिज में भी उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद तो फ्रिज में भी बड़ी बड़ी चीज़ क्या हो जाएगी। बस फ्रिज सिर्फ एक चीज़ बात इंश्योर करता है कि जब आप कोई चीज़ फ्रिज में रखते हो तो टेम्परेचर लो होता है, फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, और कम टेम्परेचर में जो भी उस चीज़ के ऊपर ग्रोथ है बैक्टीरिया की या एल्गी की वो क्या हो जाती है स्लो, तुम्हारी चीज़ें जल्दी जल्दी खराब नहीं होती। So which parameter determine how rapidly food gets spoiled? कैसे पता लग रहा है कौन सा पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर। कौन सा पैरामीटर डिसाइड कर रहा है गाइस कि हमारा जो फूड है वो रैपिडली स्पॉइल ना हो, टेम्परेचर। लो टेम्परेचर इज गोइंग टू इंश्योर कि आपका खाना जल्दी जल्दी स्पॉइल ना हो। ये अब यानी कि वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज टेम्परेचर। हम ये टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, हम रट नहीं रहे, हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि एक फैक्टर तो हमें याद हो गया जो रिएक्शन की स्पीड्स को डिटरमाइन करता है, वो कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे होती हैं हर्ष, फास्ट, और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे होती हैं स्लो। और ये कोई रट नहीं रही, हमारी खुद की देखी हुई चीज़ है कि व्हेन वी कीप फूड आउटसाइड, कोई बर्फ़ी है, कोई ड्राई केक है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हम घर में कुक करते हैं या बाहर से आते हैं, तो वी जस्ट कीप इट आउटसाइड ओनली फॉर अ डे। उसके बाद हमें घर में हमारी मदर्स बोलने लग जाती हैं कि इसको अब कहाँ पे रख दिया जाए, फ्रिज में रख दिया जाए। अब आगे चलते हैं। चल अब
निकालें कैसे? अब मैं अगर कोई रिएक्शन कर रही हूँ, मैं कैसे निकालूँ कि ये प्रति मिनट कितनी स्पीड पर चल रही है या प्रति सेकंड ये कितनी स्पीड पे चल रही है ना? क्योंकि अगर मैं प्रति सेकंड या प्रति मिनट उसका स्पीड देखूँगी तभी मुझे आइडिया होगा कि इज इट फास्ट और इज इट स्लो और इज इट मॉडरेट। तो साइंटिस्ट अगर ये काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि कितने टाइम में, देखो जब रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन में क्या प्रोसेस होता है, जैसे तुम रिएक्टेंट लेते हो और वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। जब आप स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लेते हो तो उस वक्त प्रोडक्ट नहीं होते क्योंकि अभी रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चलती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि तुम देख लो कि कितने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बदल गई। जैसे अपन नॉर्मली स्पीड कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसमें भी उन्होंने कहा कि अगर आप रेट रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो तो आप नीचे लो टाइम टेकन, नीचे क्या लो और देख लो कि इतने टाइम में 10 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आया। कितना बदलाव आया हर्ष? पहले कितनी थी 10 मिनट में कितनी रह गई 8, तो चेंज कितना आया 8 माइनस 10। फाइनल कंसंट्रेशन 8 है, पहले कितनी थी और ये चेंज कितने टाइम में आया 10 मिनट में। ये मान लो कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर और टाइम मिनट में है, तो आपके पास स्पीड आ गई -2 मोल पर लीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि एक मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने प्रति घट रही है -2। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये तरीका क्या है, कि आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो रिएक्शन की स्पीड। आप ये चेक कर रहे हो कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर पहले R1 थी तो टाइम t के बाद R2 कितनी रहे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्लीज बात करिए। R2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस कि कितनी देर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बदल रही है। अगर ज़्यादा बदल रही है मतलब रिएक्शन फास्ट है, लेकिन स्लो बदल रही है तो मतलब रिएक्शन स्लो है। बट इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम है यश कि जो फाइनल रिएक्टेंट होते हैं ना वो इनिशियल रिएक्टेंट से हमेशा कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रिएक्टेंट तो कम ही होंगे। अगर तुमने 10 से शुरुआत करी है, थोड़े टाइम बाद रिएक्टेंट 9 रह जाएंगे या थोड़ी देर बाद कितने रह जाएंगे 8, क्योंकि रिएक्शन जब होती है रिएक्टेंट कम होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट। अब साइंटिस्ट ने कहा कि तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम फाइनल रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 8 और पहले रिएक्टेंट कितने थे 10, तो अभी जो कितना चेंज आया 8 माइनस 10 माइनस, बट कैन द स्पीड बी नेगेटिव? उन्होंने कहा कि आप फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा दो। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि ये बात पक्की है कि कोई भी रिएक्शन होगी उसका बाद वाला रिएक्टेंट कम ही होगा, क्योंकि तुम घर में भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई खाना बना रहे हो, कोई बेसन लगा रहे हो, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होती है ना, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता है तभी क्या बनता है प्रोडक्ट। बेसन कम होगा तभी हलवा बनेगा ना, तो बेसन कम हो रहा है हलवा बन रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते चले जाते हैं रिएक्टेंट कम होते चले जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप चेंज देखना चाहते हो कि फाइनल कितना है और इनिशियल, तो फाइनल तो कम ही होगा। तो जब 8 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर तो कितना आ जाएगा -2, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि हम ऐसे तो कर सकते हैं, ये देखने की जगह कि रिएक्टेंट में क्या बदलाव आ रहा है, प्रोडक्ट में देख लो क्या बदलाव आ रहा है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट में बदलाव आ रहा होगा उतना ही किसमें बदलाव आ रहा होगा, जितने रिएक्टेंट कम होंगे समीप उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो किसी ने बोला कि हम ना ऐसे कर लेते हैं रेट निकालने के लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 थी, बाद में कितनी है तो हम P2 माइनस P1 करके कर सकते हो, बट अब तुम्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बदल में निकाल रहे हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में, बाद में कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं यश, पहले कितने थे, तो ऑटोमेटिकली 2 माइनस 0/10 पॉजिटिव में आना चेंज, किसमें चेंज आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकला दैट रेट ऑफ चेंज
time taking part in the chemical reaction is known as rate of reaction and it is always positive. It is always positive. कैसे आएगी बताओ? अगर आप रेट को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे? रिएक्टेंट की टर्म्स में R2 माइनस अपॉन T2 माइनस, तो बाहर कौन सा साइन लगाओगे? माइनस। लेकिन अगर आप रेट को प्रोडक्ट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस, तो बाहर क्या लगाओगे? R1 माइनस R2 भी तो कर सकते हैं। R1 माइनस R2 करने को तो ये भी कर सकते हैं, बट चेंज का मतलब ही क्या होता है? फाइनल माइनस रेट का मतलब कभी ये नहीं होता इनिशियल माइनस। और जो तुम कह रहे हो अगर मैं ये माइनस अंदर ले जाऊँ तो बात तो वही है, R1 माइनस, ये तो वही बात है, काम को ऐसे पकड़ो या बना के पकड़ो, है ना। मुझे बैकवर्ड होगी तो बैकवर्ड के लिए वो आर्ट हो जाएगा, वो आर्ट हो जाएगा। बातें नहीं प्लीज। Rate of reaction can be expressed as change in the concentration of upon change in, how will you define कैसे करोगे रेट को? Rate of a reaction is defined as change in the concentration of reactant or change in the concentration of product upon change in टाइम। हर्ष कैसे डिफाइन करोगे रेट ऑफ रिएक्शन को? अगर आ गया डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ये ना लिख के आ जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ट्रू, बट डिफाइन कैसे करोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन चेंज इन। जब तुम डिफाइन करो फिर माइनस नहीं बोला कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद नेगेटिव साइन, वो सिर्फ फॉर्मूले में है। जब आप डिफाइन करो तो सिंपल डिफाइन करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ, या तो ये देख लो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है या किसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, विद चेंज इन टाइम। और अगर ये क्वेश्चन आ गया, who will answer me? अगर ये क्वेश्चन आ गया कि while expressing the rate of reaction in terms of concentration of reactants, a negative sign, the minus sign is used by, a minus sign is used by, क्या आंसर लिखोगे? कि अगर हम रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो माइनस साइन क्यों यूज करते हैं? कैसे आंसर लिखोगे? बिकॉज द फाइनल रिएक्टेंट इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल रिएक्टेंट, सो द चेंज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। आप क्या लिखोगे कि कोई भी रिएक्शन है, फाइनल रिएक्टेंट हमेशा क्या होती है? कम। किससे कम होती है? इनिशियल रिएक्टेंट से, so the change comes out to be negative in order to make it positive, because rate can't be negative, so in order to make it positive already a negative sign is used, but product के केस में negative sign क्यों यूज नहीं होता? क्योंकि final product is always more than प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही बनते हैं। अगर पहले 0 है तो बाद में अगर 2 भी बन गए तो बाद वाले ज़्यादा ही थे ना, 2 माइनस 0, 2 माइनस, तो पहले क्या आ रहा है आंसर? प्रोडक्ट में तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट में से इनिशियल प्रोडक्ट माइनस करोगे 10 मिनट्स में, तो 2 का चेंज वो तो ऑलरेडी क्या आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव ही रखना है। ये थोड़ा है कि पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव कर देंगे, तो प्रोडक्ट के केस में माइनस का साइन नहीं लगाना, लेकिन रिएक्टेंट के टर्म में साइन लगाना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो सारे बोर्ड पे देखो, मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन में N2 भी रिएक्टेंट है, H2 भी क्या है, रिएक्टेंट। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि ओके रेट निकालो N2 के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, कौन से रिएक्टेंट के टर्म्स में, मतलब ये देख लो कि N2 कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, किसकी कंसंट्रेशन देख लो, N2 की अपॉन चेंज इन टाइम। तो तुम कहोगे कि ठीक है मैम, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, मतलब
चेंज इन टाइम। लेकिन जब N2 की कंसंट्रेशन बदल रही होगी तो बाद में कम हो रही होगी, क्योंकि रिएक्टेंट बाद में क्या हो जाते हैं, कम। तो मेरा आंसर नेगेटिव ना आए तो मैं पहली बार पे क्या लगा देती हूँ, माइनस। अब किसी दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप N2, आप ये देख रहे हो कि N2 कितनी जल्दी बदल रहा है, H2 भी तो रिएक्टेंट है। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 10 मिनट में H2 कितनी जल्दी बदल रहा है, उससे भी तो स्पीड निकाल सकते हैं। अब एक बच्चे ने क्या करा, उसने H2 की कंसंट्रेशन में बदलाव देखा कि H2 कितनी जल्दी बदल रहा है, और दोनों की स्पीड का आंसर मैच नहीं हुआ, क्योंकि वो होना भी नहीं चाहिए। रीजन देखो, जो N2 रिएक्टेंट है उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है और H2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, यानी कि H2 तो 3 गुना जल्दी बदल रहा होगा। H2 तो क्या बदल रहा होगा, 3 गुना जल्दी बदल रहा होगा। अब ये तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। जो बच्चा N2 की कंसंट्रेशन में बदलाव देख के रिएक्टेंट की स्पीड निकाल रहा होगा उसकी स्पीड अलग आएगी। जो H2 की कंसंट्रेशन की स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से रेट निकालेगा, उसकी रिएक्शन की स्पीड अलग आएगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक काम करो, तुम अगर चाहते हो कि चाहे तुम N2 की मदद से रिएक्टेंट की स्पीड निकालो या H2 की मदद की रिएक्शन की स्पीड, तो आंसर सेम आए। काम करो, जिस रिएक्टेंट की मदद से तुम रेट निकाल रहे हो, अगर उस रिएक्टेंट के आगे स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है, जैसे H2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो इसके वैल्यू को पहले ही 3 से डिवाइड कर लो, पहले किससे डिवाइड कर लो, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, सेम। अब सिमिलरली कोई बच्चा कहे कि मैम मैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिएक्शन की स्पीड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमोनिया कितनी जल्दी बदल रही है, बट इससे भी आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया तो बनी कितनी रही थी, 2 गुना, तो इससे आंसर सेम ना आए तो पहले किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो यानी कि whenever a reaction involves a lot of reactants and products and you want to express your rate of reaction in terms of any reactant, any product, and still the answer comes out to be same, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि आपने पहले ही सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स के टर्म्स में पहले ही उनको किससे डिवाइड कर देना है, उनकी स्टोइकियोमेट्री से। अगर तुम सबसे स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लोगे तो जो वैल्यू इससे निकल के आएगी वही वैल्यू इससे निकल के आएगी, वही वैल्यू इससे निकल के आएगी, और तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ N2 also, it can be expressed in terms of H2 also, and it can be expressed in terms of NH3 also. But the rule is जब N2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 से ही डिवाइड करना है, मतलब मत ही करो। बट H2 की टर्म्स में अगर आप रिएक्शन की स्पीड निकालोगे तो आंसर डिफरेंट आने के चांसेस हैं, क्योंकि H2 के बदलने की जो स्पीड होगी वो 3 गुना होगी। कितनी होगी, उससे स्पीड 3 गुना थोड़ी हो गई, वो तो H2 की कंज्यूम होने की स्पीड 3 गुना है ना, रिएक्शन की स्पीड तो वही है। तो इसीलिए हम पहले ही इससे क्या कर लेंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड। और प्रोडक्ट की टर्म्स में जब आप रिएक्शन की स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं लगाना, और नीचे इसकी भी किससे डिवाइड करना है, स्टोइकियोमेट्री। अगर अब ये बात समझ आती है, अगर एक बार ये समझ आती है तो मुझे इसका रेट लिख के दिखाना जरा। इस रिएक्शन का ये रिएक्शन दे रखी है, सारी रिएक्शन नोट करो। अब नोट्स में मैं भेज दूँगी, फटाफट मैनुअल्स करते हैं। लिखो, अगर आपको मेन नोटबुक नहीं खराब करनी है, हम धीरे धीरे करेंगे, तो अभी पीछे करना शुरू कर दो, क्योंकि अब अगर दिखाने बैठ जाऊँगी तो FD वालों का पेपर है, आज 11 है, 17 को अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नोट्स में अभी बनाए दे दूँगी। जब धीरे धीरे जाके दोबारा कराऊंगी तो लिख लेंगे। सीधा लिखो, फाइंड द, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे वर्ड फाइंड नहीं होगा, एक्सप्रेस। अभी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे, सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of all reactants and products. Can you do that? आपको रेट को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि अभी हम फाइंड वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे, अभी हम सिर्फ उसको एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश
ठीक है। तो और सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट दिख रहा है तुम्हें? Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव। तो आप रेट Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज टाइम कैसे लिखते हैं? चेंज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा। आप लोग कि मैम अभी तो आप R2 माइनस R1 लिख रहे थे, R2 R माइनस R1 को डेल्टा R भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी Br नेगेटिव की मुझे दो लगभग कंसंट्रेशन तो गिवन है कि मैं उसको R2 माइनस R1 लिखूं, तो मैं सिंपल लिखूंगी डेल्टा Br नेगेटिव। लेकिन ये रिएक्टेंट है तो चेंज नेगेटिव आएगा, तो पहले ही क्या लगा देना? और स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है ना, कितनी है? तो 1 से 5 से क्या कर देंगे? सबसे पहले मैंने रेट को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया? Br नेगेटिव। Br नेगेटिव की टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए था? फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। बट हमें कोई R2 और R1 दे तो रखे नहीं है, तो हम सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगा देंगे? डेल्टा। क्या लगा देंगे? इफ डेल्टा इज इंडिकेटिंग द चेंज, डेल्टा इज इंडिकेटिंग द चेंज अपॉन T2 माइनस T1 को मैंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? डेल्टा T। फिर मैंने देखा कि ये तो रिएक्टेंट है, भले इसकी वैल्यू मुझे नहीं गिवन, पर मुझे अंदर से तो रियलाइजेशन है ना कि फाइनल वैल्यू इसकी कम होगी, तो जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव। तो क्यों ना मैं पहले ही क्या कर दूँ? माइनस साइन लगा दूँ। और नीचे मैंने 5 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है, कितनी है? 5। यानी कि उसकी कंज्यूम होने की जो स्पीड है वो 5 गुना होगी, तो इससे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो उसको इक्वल करने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। अब किसी बच्चे ने कहा कि मैम Br नेगेटिव में तो रिएक्टेंट है, तो इसकी टर्म्स में भी करोगे डेल्टा Br नेगेटिव और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है अपॉन चेंजेस। बट स्टोइकियोमेट्री कितनी है? तो 5 से डिवाइड नहीं करने की जरूरत, किससे डिवाइड कर लो? 1 से। 1 से तो करो ना बनो। अगला रिएक्टेंट कौन सा है हर्ष? ये प्लस ये इक्वल टू का मतलब है कि आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो, उससे भी आंसर निकाल सकते हो, किसी से भी आंसर निकालोगे आंसर क्या आएगा? बट हम किससे निकालेंगे? जब हमें न्यूमेरिकल में Br नेगेटिव की इंफॉर्मेशन दी होगी तो इससे निकाल लेंगे, Br नेगेटिव की इंफॉर्मेशन दी होगी तो इससे निकाल लेंगे, H पॉजिटिव की टर्म्स की इंफॉर्मेशन दी होगी तो H पॉजिटिव से निकालेंगे। और H पॉजिटिव के आगे 6 है तो 6 से क्या कर देना है? डिवाइड। उसके बाद प्रोडक्ट, हाँ यहाँ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि H पॉजिटिव भी रिएक्टेंट है। बट अब जो तुम Br2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, Br2 प्रोडक्ट है, अब माइनस तो नहीं लगाना, पर Br2 की स्टोइकियोमेट्री 3 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। फिर उसके बाद वाटर की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, H2O में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम 3 से डिवाइड करेंगे। तो प्लीज ये लिख लो, कई बार 1 मार्क का सिंपल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस, और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन ना भी आया तो आगे तुम प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम एक्सप्रेस करना ही नहीं सीखोगे, तो आगे वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो एक्सप्रेस करना सबको आ गया कि चाहे जितनी मर्जी बड़ी रिएक्शन हो, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, स्टोइकियोमेट्री 5 हो 6 हो, उसे रूल नहीं बदलता। रूल ये है कि अगर आप रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो इसको माइनस लगाना, क्या लगाना है? बट अगर आप प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो आगे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना ही करना है। तुम्हें लग रहा है कि उसकी स्टोइकियोमेट्री 5 है तो 5 से डिवाइड करो, तुम्हें लग रहा है किसी की स्टोइकियोमेट्री 6 है तो 6 से डिवाइड करो। ये मत सोचना कि यार 6 से डिवाइड करें, इतने बड़े नंबर से डिवाइड करें, जब उन्होंने दी हुई है तो हमें मानना ही पड़ेगा, है ना? सो वी विल जस्ट फॉलो द रूल्स। ये करना, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपने रिलेशनशिप निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, मतलब एक तरह से रेट को एक्सप्रेस ही करना है किसकी टर्म्स में? एक बार एक्स की टर्म्स में, एक बार वाई की टर्म्स में और एक बार x2, क्योंकि जब तुम रेट को तीनों की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे अपने आप उनके बीच में क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या आ जाएगा? तो बेसिकली एक्सप्रेस करोगे, कैन यू एक्सप्रेस रेट इन टर्म्स ऑफ एक्स? Rate is equal to change in concentration of X upon change in concentration of, and you know what? अब मैं यहाँ पे X की concentration में change लिख रही हूँ यश, मैं सिंपल डेल्टा X भी लिख सकती थी, बट इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो आपको x की कंसंट्रेशन गिवन होगी 3, 4 या 10 या 8 ये मोल पर लीटर में होती है। किसमें होती है? मोल। सो अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे हो तो आप तो बाय डिफॉल्ट यही मानोगे कि जो आपको वैल्यू दी होगी आप वही पुट कर दोगे, बट इंटरनली यू शुड नो दैट दीज वैल्यूज शुड नॉट बी इन ग्राम पर लीटर, दे हैव टू बी इन मोल पर लीटर। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन में वो इस बात को ही इंडिकेट करता है दैट चेंज इन द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, चेंज इन द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। और माइनस लगाएंगे यस। एवरीवन लगाएंगे ये ब्रैकेट मोल पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए खुला है, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को टेबल मेंशन होगा वो ये। हाँ जी 1 किससे डिवाइड करेंगे? 1/2 से 1/2 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर आप y की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और अगर आप x टू y3 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो एक तो बीन प्रोडक्ट माइनस नहीं लगेगा और डिवाइड 1 से ही करना है क्योंकि x टू y3 के आगे 1 है, तो स्टोइकियोमेट्री इज 1। सो आपने एक चीज नोटिस करी है, अब एक आम बच्चा समझेगा कि ये क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ना कई बार जब न्यूमेरिकल्स करेंगे कई बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आपको ना x की कंसंट्रेशन में दे रखा होगा कि x की पहले 10 थी बाद में कितनी हो गई 8, 10 मिनट में फाइंड द रेट ऑफ एक्शन। बच्चा कहेगा कि यार जब y के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, x टू y3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, सिर्फ मुझे x के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो मैं सीधा रेट को इसी के टर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। मुझे y के टर्म और x टू y3 के टर्म में एक्सप्रेस करने की तो जरूरत ही नहीं है, जब उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन ही x के बारे में दे रखी है कि पहले x कितना था 10, बाद में कितना हो गया 8, तो मैं x वाले फॉर्मूले में ही पुट करूँगी ना कि चेंज कितना आया 8 माइनस 10 और 2 से डिवाइड करा हुआ टाइम पे 10 मिनट। अब मान लो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ गया 1/10, रेट का आंसर क्या आ गया। बट फिर भी मैं बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जब तुम्हें कोई रिएक्शन आती है ना तो तुम ये मत देखा करो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन H2 के बारे में दे रखी है या x के बारे में दे रखी है। आप ना एक बार रेट पूरा एक्सप्रेस करो, एक बार आप रेट पूरा एक्सप्रेस करो, x के टर्म में भी एक्सप्रेस करो और y के टर्म में भी एक्सप्रेस करो और किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो। उसका रीजन है कई बार तो पता क्या करते हैं, आपको x के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी कि x पहले 10 था बाद में कितना हो रहा है 8, x के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो बोलेंगे फाइंड ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y का मतलब है कि वो ये पूछ रहे हैं कि y में कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है, डेल्टा y बाय डेल्टा t की वैल्यू निकालो। मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें इक्वल हैं? ये सारी चीजें इक्वल हैं तो ये जो तुमने रेट की वैल्यू निकाली है 1/10, ये जो तुमने रेट की वैल्यू निकाली है 1/10 किसकी मदद से निकाली है? डेल्टा x अपॉन, ये इसके इक्वल भी तो होगी, बिकॉज अगर सारा ही इक्वल है तो कैन आई से दैट 1/10 इज आल्सो इक्वल टू -1/3 डेल्टा v बाय, बात नहीं, -1/3 डेल्टा y बाय, तो डेल्टा y बाय डेल्टा t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इधर चला गया, -3/10 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन। तो यानी कि क्वेश्चन में ये था कि ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आ गया 3/10। ये नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि y की कंसंट्रेशन 3 गुना कम हो रही है। क्या हो रही है? कहने का मतलब है कि जो बच्चा सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे x के बारे में दिया तो मैं रेट का एक्सप्रेशन सिर्फ x के टर्म्स में निकलता हूँ, तो जैसे वो अगला पार्ट पढ़ेगा कि ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिससे पूरा एक्सप्रेशन लिखा होगा वो ही सोचेगा कि मुझे x की जो वैल्यू दी हुई थी उसकी मदद से मैंने आंसर 1/10 निकाल लिया, मैंने आंसर क्या निकाल लिया 1/, पर ये इसके इक्वल भी तो है, किसके इक्वल है 1/3 डेल्टा y अपॉन, उसकी मदद से 3 उधर ले जाओगे तो किसमें चेंज निकालोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। कहने का मतलब है अभी तक हम x और y की मदद से रेट निकाल रहे थे, अब हम रेट की मदद से y निकाल रहे हैं। x की मदद से पहले हमने रेट निकाल लिया, अब उसी
उसी रेट की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं, y में चेंज, या उसी रेट की मदद से हम किस में चेंज निकाल सकते हैं, x टू y में। तो इसीलिए माई सजेशन है कि जब आपको एक रिएक्शन दी होती है तो एक बार तो रेट का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पूरा मतलब x के टर्म्स में भी और y के टर्म्स में भी और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी, उसे तुम्हें पूरा फुल फ्लेज रिलेशनशिप पता लग जाता है कि x का रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, y का रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है और x टू y3 का रेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। और एक बार आपकी रेट की वैल्यू आ गई, एक बार रेट की वैल्यू आपकी आ गई तो आप उसको किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हो। अगर उन्होंने y के टर्म्स में पूछा होगा तो y के साथ इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल देना। अगर x टू y3 में चेंज पूछा होगा तो x टू y3 के इक्वेट करके x टू y3 के टर्म्स में निकाल देना। आई यू गेटिंग? बाकी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे चीज़ें तब ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, यूनिट्स पे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ, अभी आपने जो रेट एक्सप्रेस किया था रिएक्टेंट की टर्म्स में या प्रोडक्ट की टर्म्स में, अगर हम देखें तो ऊपर आप R या P की कंसंट्रेशन ले, क्या लेने थे? कंसंट्रेशन की यूनिट किसमें होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट किसमें होती है, मोल पर लीटर। और नीचे टाइम की यूनिट सेकंड में भी हो सकती है, मिनट्स में भी हो सकती है और आवर में। तो अगर लेट अस सपोज सेकंड में है तो यूनिट क्या होगी रेट की, बोलो? मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर टाइम आपको मिनट्स में गिवन होगा तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर मिनट। और इसमें जरूरी नहीं कि टाइम को सेकंड में ही करना है, क्योंकि कई बार रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि टाइम में दिया ही मिनट्स में होता है, तो आप टाइम को सेकंड में मत कन्वर्ट करना, बट आप आंसर ही किसमें निकाल देना, मोल पर लीटर पर मिनट। अगर आपको टाइम आवर्स में गिवन है, अगर आवर में गिवन है तो आंसर किसमें निकाल लोगे, मोल पर लीटर पर आवर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट्स ऑफ रेट आर कंसंट्रेशन पर टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी तो यूनिट्स ऑफ रेट आर मोल पर लीटर पर। अगर टाइम की यूनिट मिनट में गिवन होगी तो रेट की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल पर लीटर पर मिनट। अगर टाइम आवर में दिया होगा तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर। लेकिन कभी कभार रिएक्टेंट होते गैसियस हैं। अब अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट है ही गैसियस में या प्रोडक्ट अमोनिया गैस बन रही है तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में थोड़ा गिवन होगी, फिर हमें प्रेशर गिवन होगा। अगर मान लो आपको रिएक्शन ही अमोनिया वाली है ना, अब अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है या N2 की कंसंट्रेशन थोड़ा गिवन होगी, आपको गिवन होगा पहले ये 10 एटमॉस्फेयर था, बाद में ये 8 एटमॉस्फेयर रह गया। तो जब आपने चेंज निकाला 8 माइनस 10 तो वो तो एटमॉस्फेयर में है, टाइम भले ही मिनट में है, लेकिन अब कंसंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर गिवन है। क्या गिवन है? और प्रेशर की यूनिट यूजुअली क्या होती है, एटमॉस्फेयर। क्या होती है? तो यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर या एटमॉस्फेयर पर सेकंड या एटमॉस्फेयर पर। तो देयर आर 2 यूनिट्स कि अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन होगी तो यूनिट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। लेकिन अगर वही रिएक्शन गैसियस के टर्म्स में होगी तो यूजुअली गैसियस की कंसंट्रेशन ही गिवन होती, बट क्या गिवन होता है, प्रेशर। वैसे तो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि जनरली के कारण प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स, इट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ 99% ATM में होता है। वो तो बार में भी होता है, वो पास्कल में भी होता है। मैं वैसे बता दूँ कि जितने भी बुक्स में क्वेश्चन आते हैं उनके यूजुअली ATM में ही होते हैं, बट अगर मैं आपको कह रही हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चलता है कि आपको रिकॉर्ड नहीं करना, टाइम मिनट में 2 मिनट में दे दो, कोई ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रेशर नहीं। चलो एक्सप्रेस करो, मैं हेल्प नहीं करती आपको, 2 रिएक्शन की मैंने सिर्फ एक्सप्रेस करना है, तो हर्ष कम ऑन, अभी तो एक्सप्रेस करना है, वैल्यूज नहीं गिवन। पहले ऊपर वाली रिएक्शन को एक्सप्रेस करो, वही डेल्टा वाली टर्म्स में लिखो, रेट इज इक्वल टू डेल्टा, रिएक्टेंट कौन सा गिवन है पहले रिएक्शन में, पॉजिटिव ऊपर।
साइड हो जाए थोड़ा साइड में दिख नहीं रहा टू एंड क्या करना है नेगेटिव आएगा लिखता है बस इधर ही हाँ इधर में वन थिंग अभी हमने उसमें का रेट में लेके बाद में लेकिन डेल्टा पी फॉर वन वन डेल्टा डी सारे ऑक्सीजन गैस सारे उसमें आ ये क्या करता है? प्रेशर की टर्म में और क्या देखो मेरे बुक खोला कंसंट्रेशन में इतना प्रेशर नहीं और वैसे भी अगर उन्होंने प्रेशर लिखा होगा पार्शियल प्रेशर तो नहीं तो कंसंट्रेशन है तो ब्रैकेट आ क्योंकि अगर वो गैस भी है तो हम उसकी प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं पी इक्वल टू एनआरटी से तो अगर उन्होंने मुझे बोला है कि कंसंट्रेशन है तो यही ब्रैकेट आएगा प्रेशर के टर्म्स में भी ब्रैकेट से और यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा नहीं आ रही है सबको क्लियर हुआ यस सबने नोट किया पे आपने नोट नहीं किया हमने कर दिया हम अमृत कर रहे हैं और बाई चांस अगर लिखा होता ना कि प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करो तो भी अगर हम रेट को एक्सप्रेस करते तो प्रेशर ऑफ एनो को ऐसे लिखते ना कि डेल्टा ब्रैकेट डाल के एनो प्रेशर सिंपल प्रेशर ब्रैकेट भी लगाना और प्रेशर ऑफ एनो है डेल्टा तो आएगा चेंज हाँ बस ब्रैकेट नहीं चलिए आगे प्लीज नोट एवरीबॉडी थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है नहीं तो मैं एक दिन में यहाँ तक भी नहीं करा देखो नॉर्मली हमारी स्पीड क्या रहती है 10 मिनट चलेगा हो गया कहने का मतलब है कि धीरे जैसे अगर तुम्हारा एग्जाम है कि तुम जल्दी कर रहे हो बट वैसे अगर समझ ना रहा हो उसको तो हम इतना जल्दी नहीं करते, हम इतना करके पहले लिखवाते हैं कि धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो। अभी थोड़ा सा इसलिए लगेगा क्योंकि हमें 7 डेज में फिनिश करना है, तो बाई चांस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो रिपीट होगी, लेकिन अभी मेरे को पता है कि मैंने कोई इतना कुछ ऐसा नहीं करवाया कि समझ ना आए।
तुमको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर बाकी स्कूल वालों को ओवर लग रहा है कि घंटा हो गया तो जाना चाहिए, दोबारा रिपीट 80 देखो तो भाग जाओ। पर मेरी बात सुनो, ये वाली जो एक्सरसाइज होंगी एक्सप्रेस वाली ये करके आनी है तुम्हें, है ना? सिर्फ एक्सप्रेस वाली एफडी वाली तो बैठे हुए लाइक कंसंट्रेशन की तो ऐसा नहीं माना कि मैं गैस की कोई अगर प्रेशर ही होगी, क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन खुद ही इंटरकन्वर्टेबल है, तो दैट इज इवन इफ द गैस है उसका प्रेशर उसका कंसंट्रेशन भी एग्जिस्ट करती है, उसकी कंसंट्रेशन भी तो एग्जिस्ट करती है, उसका एटमॉस्फेयर 2 है और आर की वैल्यू आप 2 ले लो, एल्यूमिनियम टेम्परेचर 2 ले लो, तो उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 1/2 PHP याद है, क्वेश्चन इज द गैस टोटल फिशन चलिए आगे। Yes. अभी want to continue with the class or you want to go because we are rushing for SG public school, other students have their wish, अगर उनको लगता है कि मैम हमसे इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ तक क्वेश्चन दे दूँगी बुक में, सिर्फ कौन से वाले एक्सप्रेस वाले जिसमें बस आपको एक्सप्रेस करना है, अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, सिर्फ क्या करना सीखना है Express. हाँ, तो अगर यहीं तक ही करना है तो यू कैन गो, है ना? तो जब तुम नॉर्मल क्लासेस में आओगे तो दोबारा धीरे धीरे कर लेना, तुम लोगों को मैं आजकल में रश करवाना है तो तुम्हें मैं फटाफट आगे करा दूँगी, तुम ऑटो कंटिन्यू अभी कंटिन्यू करना है, ठीक है? आप जाओ यहाँ तक जो एक्सरसाइज होगी ग्रुप में करके आओ, ओके? यू वांट टू कंटिन्यू? टॉर्चर तो नहीं लग रहा? अब एक स्टेप आगे चलते हैं, वो क्या है कि हमने एक्सप्रेस को कर लिया, अब उस एक्सप्रेस में जो हम डेल्टा लिखते हैं, अब उस चेंज की हमें वैल्यू गिवन होगी, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि ये स्टेप कब आप है, अब हम वैल्यू निकालते हैं। देखो आपको एक रिएक्शन गिवन है, वो बोल रहे हैं कि उसमें जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू गिवन है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालो, ना तो रिएक्शन का रेट पूछा, रिएक्शन का रेट नहीं पूछा, एक रिएक्टेंट H2 में चेंज दिया है, वो भी ये नहीं कि H2 R2 माइनस R1 दे रखा है, T2 माइनस T1, पूरा चेंज दे रखा है, क्या दे रखा है पूरा? देखो अब मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि कभी भी क्वेश्चन में ये मत देखो कि गिवन क्या है और पूछा गया, सबसे पहले तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करो, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करो, ये मत सोचो कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालनी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का क्या फायदा है। तुमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, पहले किसके टर्म्स में लिखी? N2, चेंज इन N2 अपॉन चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट है तो क्या लगाया और स्टोइकियोमेट्रिक मानते तो नीचे क्या लेनी 1। अब अभी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? H2, तुमने H2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंजेस, माइनस लगाया क्योंकि रिएक्टेंट है, 3 से डिवाइड किया क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक है 3, फिर तुमने रेट ऑफ रिएक्शन को अमोनिया के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, पॉजिटिव लगाया क्योंकि प्रोडक्ट है 2 से डिवाइड किया। अब जब तुमने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा तो तुम्हें सबके बीच में रिलेशनशिप मिल गया। अब ध्यान से देखो, जब तुमने क्वेश्चन देखा कि तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, अब आपको कि मैं अकेली डेल्टा H2 की वैल्यू दे रखी है, टाइम की नहीं दे रखी, बट जब रेट ही लिख दिया, क्या लिख दिया? तो अकेली चेंज इन H2 नहीं दे रखा, चेंज इन H2 को चेंज इन टाइम की कलेक्टिव वैल्यू कितनी गिवन है? 0.3 into 10 raised to the power -4 मोल पर मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, ये वैल्यू गिवन है, ये वाली, अब इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ, ये जो डेल्टा H2 और डेल्टा T की वैल्यू गिवन है 0.3। अब इससे फायदा क्या हुआ?
क्वेश्चन में हमें किसकी का चेंज निकालने के लिए बोला है? अमोनिया। रिएक्शन का रेट निकालने के लिए नहीं बोला, किसका किसका चेंज निकालने के लिए बोला है? डेल्टा NH3 अपॉन, अब ये 3 से 3 कट जाएगा 0.1 और ये 2 उधर चला गया 0.2 into 10⁻⁻⁴ डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या आ गया? -0.2 into 10⁻⁻। क्वेश्चन समझ आया है कि इस क्वेश्चन में भले ही हमें रिएक्शन का रेट नहीं निकालना था, बट जब मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये बात मत सोचा करो क्या निकालना है, क्या पूछा है, पहले आपने रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को ही एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जब आप रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ वन रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इस बहाने आपके पास सबके बीच में ये रिलेशनशिप आ जाता है। आपके पास H2 और अमोनिया के बीच में भी रिलेशनशिप है, आपके पास H2 और N2 के बीच में भी रिलेशनशिप है। फिर जब आपने क्वेश्चन रीड किया कि आपको इन्फॉर्मेशन तो H2 के बारे में दे रखी है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रखी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ H2, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ H2 के बारे में समझो कि आपको डेल्टा H2 नहीं दे रखा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T दे रखा है, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा। कोई कहेगा कि मैम चेंज ऑफ H2 डेल्टा T के सिर्फ रेट लिख दिया ना, द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का समय के साथ क्या बदलाव है, आपको डेल्टा H2 और डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है। फिर आप सोचोगे ठीक है क्या तुमने डेल्टा H2 और डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है, मैं एक्सप्रेशन में पुट कर देते हो। अब इससे क्या हुआ, तुमने ये नहीं निकाला, तुमने देखा कि मुझे पूछा तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T के बारे में, किसके बारे में पूछा है? डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। तो अगले स्टेप में तुम्हें इन दोनों को इक्वेट कर देना है, अगले स्टेप में तुम्हें सिर्फ इन दोनों को इक्वेट कर देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि ना तो इसके बारे में कुछ पूछा ना ही। अब जब तुम इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो डेल्टा H3 और डेल्टा T की वैल्यू 3 से कट के ऑलरेडी 0.1 हो चुकी है, और आपने निकालना क्या? डेल्टा NH3 अपॉन, तो इसके साथ वाला 2 उधर ले जाओ, इसके साथ वाला 2, क्योंकि अब इसके साथ वाला 2 उधर जाएगा तभी तुम्हें प्रॉपर किसकी वैल्यू मिलेगी? डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा, जो कि कितनी आ गई? 0.2 into 10⁻⁻, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो तुमने आंसर में -0 है। वैसे आनी तो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट है, बट अगर हम ये चीज़ लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन में आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना? वैसे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा ओके, हाँ सही बात है, मैंने गलत कर दिया। अगर आपको डेल्टा H2 की जो कंसंट्रेशन दे रखी थी, H2 क्या था? रिएक्टेंट था ना, या तो इसका आंसर ये माइनस में देते, इसका आंसर किस में देते? क्योंकि अगर वो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो बदलाव आ रहा होगा वो तो किस में आ रहा होगा? तो अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव, तो वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टेक्निकली किस में आनी चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट की टाइम के साथ कंसंट्रेशन पॉजिटिव, तो आंसर टेक्निकली ये होना चाहिए, पर वो माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने ही वैल्यू गलत दे रखी है, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो जब उन्होंने ही रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 3 into 10⁻⁻, या फिर मे बी ये ब्लैक करके दिख नहीं रहा होगा, बट इन्होंने आंसर क्या देना? इनको H2 का बदलाव नेगेटिव में देना चाहिए था, तभी प्रोडक्ट का बदलाव पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वो रिएक्टेंट का पॉजिटिव देंगे तो प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? याद दिलाओ ना, एक इक्वेशन एक साइड नेगेटिव है, एक साइड क्या है? एक का नेगेटिव ही आएगा, एक का, अगर इस साइड नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव उसको क्या बना देगी, अगर उसको पॉजिटिव लोगे तो एक की नेगेटिव और एक की पॉजिटिव आएगी, तो टेक्निकली दोनों ही सही है। अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव। लॉजिकली चलोगे कि मैम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नेगेटिव में कैसे आ सकती है, तुम रिएक्टेंट की नेगेटिव लेते हो, तो हम दोनों साइड के सेफ साइड रहेंगे। या तो लिख लेना कि सिंस H2 इज अ रिएक्टेड so its change should be negative, तो इसकी वैल्यू ही 0.3 into 10⁻⁻⁴ की जगह क्या लेना? माइनस ऑफ 0.3 into 10⁻⁻⁴। फिर तक तुम माइनस से माइनस की आ जाएगा पॉजिटिव। जे तुम कहोगे कि नहीं मैम उन्होंने पॉजिटिव दे रखा है तो हम पॉजिटिव के साथ ले रहे हैं, तो उसमें आंसर माइनस निकाल लेना, बट लॉजिकली तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो तुम खुद माइनस लेके उसको जबरदस्ती क्या करके आना पॉजिटिव।
बताने के लिए हमने माइनस लगाया था, बट असल में हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट में बदलाव दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट में तो बदलाव नेगेटिव में ही आता है ना, वो तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए बार माइनस लगाया था, बट ओरिजिनल वैल्यू H2 में बदलाव आया होगा वो तो नेगेटिव में ही आया होगा ना। तो उन्होंने जो चेंज दिया था 3 × 10⁻⁻4, उनको क्या दिया होना चाहिए था -3 × 10⁻⁻4। फिर अगर हम माइनस लेके करेंगे तभी उस बार वाले माइनस में उसको क्या बनाना है पॉजिटिव, नहीं तो देखो अगर वो पॉजिटिव ले रहे हैं तो उल्टा वो हमारा माइनस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को किस में लेके आ रहे हैं, वही तो कह रहे थे आपको वही सही है या तुम सही करके निकालो। उसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बराबर पॉजिटिव आएगी, फिर किसी की तो नेगेटिव आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको अमोनिया का चेंज गिवन है और निकालना किसका है, रेट रिएक्शन का ही रेट निकालना है, एक बार किसकी मदद से N2 और एक बार किसकी मदद से। पहले तो तुम सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, किसके टर्म्स में लिखोगे, पहले N2 के टर्म्स में, फिर H2 के टर्म्स में, और फिर अमोनिया के टर्म्स। पहले ये मत देखोगे गिवन क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख लिया। अब देखो कि गिवन क्या है, गिवन मुझे अमोनिया मतलब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया गिवन है, और वो भी कितना गिवन है 2.4 × 10⁻⁴। अब यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया -1.4 मैम पिछले क्वेश्चन इतने नहीं गए थे -2 नहीं आया नेगेटिव आ रहा है। मैं अभी रिएक्शन का रेट निकाल रही हूँ, मैं इनकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रही, अभी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही आता है। अब मैंने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन मुझे N2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्सप्रेस, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है -Δ N2 और रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने अमोनिया की मदद से निकाला वो 1.2 आया है ना। तो अब इसमें अगर मुझे N2 का चेंज निकालना है, ये माइनस उधर जाएगा, अब N2 का बदलाव नेगेटिव आ रहा है, तो N2 का बदलाव तो नेगेटिव ही आएगा, N2 रिएक्टेंट है तो उसमें चेंज तो नेगेटिव में आना, कभी कंफ्यूज मत हो, रिएक्शन की रेट हमेशा पॉजिटिव आएगी। जब तुमने अमोनिया की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला वो तो पॉजिटिव आया, बट फिर तुमने देखा कि तुमने किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है N2। फिर वैसे इन्होंने ये बोला नहीं है कि N2 का चेंज निकालो, उन्होंने तो बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ N2। अजीब सा ही क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, तो बस छोड़ दो। अगला देखिए, समझा रही, चलो अब आगे चलते हैं। यू गॉट अ फेयर आइडिया कि रेट ऑफ रिएक्शंस को साथ जब पूछा क्या क्या गिवन है वो बाद में लिखना है। सबसे पहले हमारा क्या फर्ज बनता है कि जो रिएक्शन गिवन है उसको हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। क्या करते हैं, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के टर्म्स में, और उसमें एक्सप्रेस क्या करना है, बस अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करो तो माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो प्लस लगाना है, और नीचे किससे डिवाइड करते जाना है, स्टोइकियोमेट्री से। उसके बाद देख लेना है कि आपको किसका इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पुट करके जो पूछा वो निकालना है। एक एक्सरसाइज आ दूँगी वो करके देखोगे, अगर आपके आंसर्स मैच हो रहे होंगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि स्लाइड में कई बार क्वेश्चन भूल जाते हैं,
आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आर किसमें चेंज हो रहा है, आर किसमें चेंज हो रहा है, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या बोला कि चेंज इन कंसंट्रेशन देख लो कि कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आ रहा है, चाहे आप रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन में देख लो कितना बदलाव आ रहा है, चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में देख लो कितना बदलाव आ रहा है। बस रिएक्टेंट की टर्म में देख रहे होगे तो क्या लगा देना माइनस, प्रोडक्ट की टर्म में देख रहे होगे तो क्या लगा देना। गाइस इस तरीके से जो तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो एवरेज रेट है। इस एक बात ध्यान से तुम अभी अपने घर गए है ना, तुम्हारे घर में और मेरे ट्यूशन में मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तुम्हें 10 मिनट लगे, पर तुम मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी क्या स्पीड थी, तो तुमने कहा कि मैम मेरा घर 10 किलोमीटर दूरी पर है, 10 मिनट लगे, तो 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट तो मतलब मैं 5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से गए। लेकिन क्या सच में तुम 5 किलोमीटर प्रति पे गए? कभी तुम बिल्कुल ट्रैफिक आया होगा तो रुके भी होगे, यानी कि बीच में तुम्हारी स्पीड क्या हुई होगी, और जब तुम्हारा ट्रैफिक खाली हुआ होगा हो सकता है 5 किलोमीटर की जगह तुमने 1 मिनट में 8 किलोमीटर कवर कर लिया हो, तो तुम्हारी एक्चुअल स्पीड तो कभी 5 किलोमीटर पर मिनट थी ही नहीं, कभी तुम्हारी एक्चुअल स्पीड 8 किलोमीटर पर मिनट भी रही और कभी तुम्हारी एक्चुअल मिनट स्पीड क्या रही थी। सिमिलरली जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में ये करते हैं कि हाँ एक रिएक्शन है, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 थी, थोड़ी देर बाद 8 हो गई, तो आपने क्या किया पहले टाइम 0 और 10 मिनट के बीच में देख लिया, पहले 10 की बाद में 8 होगी तो चेंज कितना आया 8 माइनस 10 इन 10 मिनट्स, रेट निकाल लिया 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर अपॉन 10 मिनट्स यानी कि 1/5 0.4 मोल पर लीटर पर मिनट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सच में हर वक्त आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.4 मोल पर लीटर से ही बदली होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि टेल मी जब रिएक्शन तुम 0 से 10 के 5 मिनट पर थे उस वक्त रेट कितना था, तो उस वक्त आप ये R1 R2 माइनस नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैम अगर मैं 5 मिनट पर देखना चाहता हूँ कि व्हेन आई वाज एट 5 मिनट तब कितना रेट था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो T1 और T2 के बीच में गैप है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कि मैं एक पॉइंट पे ही आके खड़ जाऊँ। यानी कि अगर आप अब तक रेट को एक्सप्रेस कर लेते कि आप कोई टाइम का गैप ले लेते 10 मिनट्स और 20 मिनट्स या व्हाटसोएवर, और उस टाइम के गैप में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बदलाव को चेक कर लेते, यहाँ पर आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर जब आप ऐसी लिमिट लगाओगे कि आपने जो गैप का टाइम लिया था T1 और T2 को 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम लिए थे, 2 अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम लेने के आपको एवरेज रेट आ रहा था, क्या आ रहा था, लेकिन अगर आप टाइम के गैप को इतना कम कर दो कि आप गैप कैसे ले रहे हो कि 5 मिनट से 5.1 पे चेक कर रहे हो और 4.9 पे चेक कर रहे हो कि 4.9 पे कंसंट्रेशन कितनी थी और 5.1 पे कितनी थी, तो आप 5 पे तो चेक कर रहे हो। यानी कि अगर एक इंस्टेंट में आप चेक करना चाहते हो तो उसकी टेक्निक क्या है कि टाइम के गैप को ही इतना कम कर दो कि तुम एक ही टाइम पे खड़े हो। तो जब हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में इसको देखते हैं तो ये डिफरेंशिएशन dr/dt बन जाता है। अगर आपने मैथ्स कर रखा है तो डिफरेंशिएशन में ये चीज़ पढ़ाते हैं कि अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर उस पर लिमिट लग जाए, क्या लग जाए, दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, तो एक तरह से हम चेंज इन टाइम में वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम जो गैप रख रहे हैं वो इतना कम रख रहे हैं कि डेल्टा टी क्या बन चुका है dt और डेल्टा आर क्या बन चुका है dr। कर अभी भी वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बट नाउ दैट चेंज इज very small change in the concentration of time and that time may be very small change in time। और इसे dr/dt को एवरेज रेट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बस फर्क कुछ नहीं है, इतना मैथ्स में नहीं पूछना। अगर हमें एवरेज रेट एक्सप्रेस करना है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लगाना है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो dr/dt। तो यही रिएक्शन जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ, यही रिएक्शन N2 plus H2 gives अमोनिया। अगर मैं तुम्हें बोलती कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब तुम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्सप्रेशन
तो डेल्टा की जगह dN2/dt लिखोगे, माइनस अभी भी लगाओगे, डेल्टा की जगह dH2/dt लगाओगे तो माइनस एंड स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड, अमोनिया में चेंज dNH3/dt लगाओगे विद पॉजिटिव एंड स्टोइकोमेट्रिक, यानी कि अब कोई चेंज नहीं हुआ। हाउ इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप सिंपल बोलोगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हम कोई भी दो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोट करके R2 - R1 T2 - T1 कर देते हैं, बट उससे हमारे पास डेल्टा R/डेल्टा T आता है विच इज द एवरेज वैल्यू, विच इज दी। बट इफ वी वांट इंस्टेंटेनियस वैल्यू कि हर इंस्टेंट पे रिएक्शन का रेट क्या है, तो हमें डेल्टा T पे लिमिट क्या लगानी पड़ेगी कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। दैट मीन्स अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 मिनट में एग्जैक्टली देखना है कि अब स्पीड कितनी है, तो तुम ये थोड़ा देखोगे कि 0 पे कितनी थी और 10 पे कितनी थी। तुम क्या देखोगे कि 5 से पहले 4.9 पे कितनी थी कंसंट्रेशन और 5 के बाद 5.1 पे कितनी थी, क्योंकि जब आप इतना कम गैप में देखोगे तो इट मींस यू आर स्टैंडिंग एट 5 ओनली, इट मींस यू आर स्टैंडिंग एट, तो उस वक्त जो चेंज आएगा वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा। क्या देगा? और मैथमेटिक्स में कैसे डेल्टा R/डेल्टा T को इंस्टेंटेनियस रेट में ऑब्टेन करते हैं कि जैसे हम डेल्टा T पे 0 लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा R/डेल्टा T नहीं रहता, क्या बन जाता है dR/dt। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? क्या सच में हमें डेल्टा T पे लिमिट लगा के दिखानी है? क्या सच में हमें कोई मैथमेटिक्स करना है? नहीं, हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि अगर वो हमें बोलेंगे कि एक्सप्रेस कर इंस्टेंटेनियस रेट तो हम d/dt की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, अगर वो हमें एवरेज की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम डेल्टा T। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि कई बार आता है डिफाइन और डिफरेंशिएट इंस्टेंटेनियस रेट एट एवरेज रेट, हम सिंपल बोलेंगे कि एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एंड द गैप ऑफ द टाइम इज क्वाइट लार्ज, but when the time gap approaches to 0, then the average rate turns out to be instantaneous rate which is calculated at instant of